मैं यह बताना चाह रहा था कि आप मेरे जो अनुज यूपीएससी क्लासेस है आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आज हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं और आर्टिकल 20, 21, 22 तक जितना हो सकता है उतना ज़रूर करेंगे, लेकिन समझ समझ के। अगर लगता है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है तो भाई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, और अच्छा लगता है मुझे अगर कोई कमेंट करता है तो आज हम लोग आर्टिकल 20 को पढ़ने से पहले ना 21 पढ़ लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यार जब तक 21 नहीं पढ़ेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो क्या लिखा है, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। और यहाँ आर्टिकल 21 बोलता है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण, किसी भी व्यक्ति को, मतलब ये नागरिक होगा तो भी और विदेशी आदमी होगा तो भी, अगर उसके खिलाफ भी कुछ दिक्कत होता है, प्राण या दैविक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। क्या लिखा है, विधि द्वारा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब अगर सरकार कुछ बोलती है, बोलने से नहीं होगा भैया, कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाओ, कानून बनाओ और उसमें जो प्रावधान करो तो आप किसी आदमी का जान ले सकते हो, उसका प्राण ले सकते हो, ऐसा है। अगर कानून के बिना कर रहे हैं तो भाई आप अपना विशेषाधिकार यूज कर रहे हो। तो यह विधायिका के लिए था, कार्यपालिका के लिए तो हमेशा ही इसका उल्लंघन है। कार्यपालिका जो चाहे नहीं कर सकती है, विधायिका कानून बना के कुछ कर सकती है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत बार, तो हमारा फंडामेंटल राइट धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है, इसका कद बढ़ रहा है। तो आर्टिकल 21 का बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इसका मामला दिया और धीरे धीरे इसका जो क्या प्राण एवं देह का हर एक मामलों में लिया जा सकता है, किसी भी मामलों में इस प्रकार से लिया गया जिस प्रकार से अभी आप देख सकते हैं कि मतलब क्या सभी मामलों में प्राण लिया जा सकता है। तो ऐसा ऐसा सोचने की ज़रूरत है। और विधि के द्वारा करेंगे, कानून बना के करेंगे, बिना कानून के किया ना भाई तो अब आइए, मतलब कानून बना के कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा लिखा है ना। अब आइए इसको पढ़ते, क्या लिखा है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब मान लो कोई ए पर्सन है पक्का, जैसे निर्भया कांड था, निर्भया के अंदर वो सजा के 4 दोषी जो थे भाई, उनका दोष तो सिद्ध हो गया था। तो अगर दोषी सिद्ध हो गया तो क्या उसको कुछ संरक्षण नहीं मिलेगा? मतलब अगर कोई आदमी दोष सिद्ध हो गया तो क्या आप मनमाना कर दोगे? मतलब 15 साल सजा देना है, 20 साल दे दो भाई, मेरी मर्जी चले है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकता है, हाई कोर्ट ऐसा कर सकता है, तो भाई आम आदमी, क्या पुलिस कोई ऐसा काम कर सकती है? तो बिल्कुल नहीं कर सकती भाई। जब तक लिखा नहीं है ना, लिखा है ना 15 साल, तो उतना ही चलेगा। तो 20 का 21 का 20 से पक्का लेना देना है। क्यों? क्योंकि विधि द्वारा मनमानी नहीं कर सकते, पहली बात मनमानी नहीं कर सकते। मतलब अपराध जब हो जाता है उसके बाद यह संरक्षण देता है। कोई आदमी क्राइम कर दे या कुछ भी कर दे, और इसमें कुछ व्यक्तियों को भी है, कुछ नागरिकों को भी है और कुछ विदेशी आदमियों को भी है। तो अगर आर्टिकल 20 बोले ना अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20 आएगा। लेकिन यूपीएससी क्या पूछता है, कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं, ऐसा देख के और बोल दिया भाई 20 ऐसा लिख दिया, अनुच्छेद 20 कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं को बताता है, लिख दिया, तो भाई दिक्कत है। मतलब ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा सत्य नहीं है, ये स्टेटमेंट सत्य नहीं है। तो कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध, तब तक उसका, मान लीजिए कोई आदमी अपराध कर लेता है और उसका अपराध में कानून में ऐसा लिखा है कि भाई ये अपराध है, ऐसा करना अपराध है, तुमने ये गलत काम किया और इसलिए आज तुमको सज़ा होगी पक्का, और तुमको 5 साल की सज़ा होगी। और एक बार अगर तुम जेल गए तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 5 साल ख़त्म हो रहा था, फिर उसी अपराध के लिए भैया साहब ने गलती नहीं करी, भैया आ जाओ जेल, 4 साल फिर से सहो, फिर से भाई साहब को लगता है फिर से भाई 1 साल कर दो, तो ज़िंदगी भर क्या उसको जेल में ही डालोगे? इस पर्सन को ज़िंदगी भर जेल में डालोगे? नहीं। जितना कानून में लिखा है, मतलब अगर किसी आदमी ने जेब काटा है तो उसको जेब काटने की सज़ा, कोई आदमी ने फांसी, किसी आदमी को मान लो कि कोई आदमी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है जैसे निर्भया जैसा, तो फांसी भी हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं, ऐसा नहीं कि जेब काटने वाले भाई साहब को भाई चलो 10 साल तुम तो सज़ा सो, कानून में तो 5 साल लिखा है, मेरी तो मर्जी चल रही है। नहीं भैया, आपका अधिकार है, आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए अगर आपका अधिकार का कहीं भी उल्लंघन होता है। मतलब कानून में जितना लिखा है, और ऐसा नहीं कानून
अगर मान लीजिए 1947 का पहले का कोई कानून है ना भाई, वो भी लागू होता है इस मामलों में। लेकिन अगर विधायिका ने कोई नया कानून बना दिया है और वो कानून पूरे इंडिया में लागू हो रहा है, तो भैया फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि वही वाला कानून वैलिड होगा, ये वाला 1970 में अगर कोई कानून बना है तो अगर 1947 का कानून है तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये नया कानून बन गया इसको छोड़ करके ना, ये नया कानून, तो ये अभी लागू होगा, ये नहीं होगा। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। और यही बात 21 में लिखा गया है कि मतलब जो आदमी अपराध काटने से अगर जेबा काटने का गलती करा है तो भाई जेबा काटो, कोई दिक्कत नहीं, उसको सजा दो। दोहरी क्षति नहीं, मतलब कोई आदमी एक बार अगर एक अपराध करे, और सोचो फॉर एग्जांपल्स आप ऐसा सोच सकते हैं कोई आदमी क्राइम करता है और वो ऐसा पहुंच जाता है, मतलब कोर्ट इस ये सब बात तो भाई पुलिस नहीं लागू करेगी, पुलिस उसको कोर्ट में पहुंचाएगी। आर्टिकल 22 में ऐसा लिखा है 48 आवर्स में, कुछ मामलों में इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसने मामले में कोर्ट पहुंचाएगी, कोर्ट साबित करता है कि भाई इस पर्सन को सज़ा होना चाहिए। लेकिन दोहरी क्षति नहीं कि आप एक गुनाह करो, मतलब आप अगर मान लो आप जेब काटो तो भाई एक बार में आपने एक ही जेब काटी, 10 जेब काटी, 20 जेब काटी, 30 जेब काटी, 40 जेब काटी, लेकिन आपने जेब ही काटी है। ऐसा नहीं कि आपको जेब काटी है लेकिन भाई लो जेब काटने का सज़ा 1 साल होता है, ऐसा करते हैं मेरी मर्जी चलती है मैं 2 साल कर देता हूँ क्योंकि आपने ज़्यादा जेब काट ली ना भाई। सच नहीं है दोस्तों, दोहरी क्षति आप दे नहीं सकते पहली बात, और सज़ा नहीं देते। अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको अपने अधिकार के प्रति, आपको ऐसा भी नहीं है किसी अपराध के लिए अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए। कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी को ऐसा नहीं कर सकते भैया तुमने क्राइम करा है, चलो तुम बताओ कि भाई तुमने कैसे कैसे करा है, तुम अपने खिलाफ बोलो, तुमको ना मैं वकील लहाने दूंगा ना कुछ करने दूंगा, भैया तुम तो बोलो अपने खिलाफ, तुम खुद बोलो कि मैंने क्राइम करा है। क्योंकि पता ही है भाई पुलिस ऐसा कहवा सकती है, कोर्ट भी ऐसा कहवा सकता है कई मामलों में, ठीक है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि कोर्ट क्या करवा रहा है, क्या घूस क्राइम तो नहीं ले रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा है कि मेरे को ऐसा लिखा है और वो अपना कुछ आर्बिट्री यूज़ कर रहा है। आर्बिट्री तो है नहीं इंडिया में, अगर उसने यूज़ कर ली तो यह सभी मामलों में नहीं लागू है। सौ अभियंसन मतलब आप मान लीजिए यार आप मर्डर किए, निर्भया जैसे हत्याकांड किए, तो भाई आपसे जाके पूछवा सकते हैं, मतलब पुलिस आपको जाके पूछवा सकती है भैया आपने क्राइम करते समय कैसा कैसा कांड किया था, क्या किया था, आप अपना अंगूठा दिखाइए, आप अपना थंब दिखाइए। लेकिन क्या अगर ऐसा काम किया जाता है, आपका ब्रेन मैपिंग किया जाता है, आप अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछा था, सभी मामलों में तो ये सत्य नहीं है, मतलब कुछ मामलों में आपको अंगूठा मांगा जा सकता है, सब मामलों में आपको अपने खिलाफ, मतलब आपको 100% ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये वाला आर्टिकल्स 100% सही नहीं है, 90% सही है, 20% तो लागू होता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि मान लेते हैं यार एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई आदमी क्राइम कर दिया और क्राइम करते समय मान लो वो हाई कोर्ट गया, लेकिन उसके पास बंदूक थी, भाई गोली चला दिया पता है, और अचानक वो कोर्ट छोड़ के भाग गया, ठीक है। अब भाई जज भी भाग गया और पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई तो भाग गया, तो क्या उसको दोबारा सज़ा नहीं दिया जाएगा? ये वाला पहले वाले लाइन पे भाई अभी ये बड़ा विवादित विषय था, सुप्रीम कोर्ट अभी इसका निर्णय करी है और ऐसा मानती है कि भाई साहब अगर भाग के आ गए ना तो दोबारा फिर से उनको सज़ा मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो भाई साहब भाग के चले गए तो सज़ा नहीं, भाई सज़ा तो काटनी पड़ेगी, भाई साहब को दोबारा कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा, उनको दोबारा सज़ा। इस मामलों में दोहरी क्षति नहीं है, मतलब फिर से इस मामलों में नहीं लागू होता दोहरी क्षति। मतलब कि आप एक बार कोर्ट गए, खड़ा तो हो गए थे लेकिन आप भाग गए गोली बंदूक चला के, तो भाई अब दोबारा ना जाओ भैया, आपको हो सकती है, ठीक है भाई। सिविल मामलों में ये लागू नहीं होता, आपको मैं पक्का बता देता हूँ। टैक्स अगर क्राइम ऐसा कुछ टैक्स वगैरह का आप कुछ कांड कर देते हैं तो भाई अगर मान लो एक आईएएस ऑफिसर है, उसने अपना टैक्स नहीं दिया भाई, टैक्स नहीं दिखाया सब चीज़, तो भाई उसको मुर्गा भी बनवा सकते हैं पहली बात, कोर्ट में जाएगा तो दूसरी बात सज़ा भी करवा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं दो काम हो सकते हैं। हाँ कोई आम आदमी है अगर गलत किया उसने तो उसको एक बार यहाँ मुर्गा बनवा दो, दूसरा बात उसको कोर्ट में भी सज़ा दे दो, तो उस मामलों में सत्य नहीं है, मतलब उसको सिविल मामलों में तो ये छूट नहीं है। सिविल मामलों में दोहरी क्षति भी हो सकती है सिविल मामलों में, लेकिन क्रिमिनल मामलों में आपको समझनी है दोहरी क्षति नहीं किया जा सकता भाई, जो न्यायिक प्रकृति के नहीं है, क्योंकि वो टैक्स वगैरह का रिलेटेड, वो तो सरकार जाने, उसकी मर्जी जाने, वो ट्रिब्यूनल जाने। शव अभियंचन जो कानून के लायक होना चाहिए, कानून का विषय होना चाहिए, क्राइम का होना चाहिए। जैसे
ऐसा पूछा यूपीएससी, ये मामलों में व्यंजन मौखिक और प्रलेखित साक्ष्य दोनों में संरक्षण प्राप्त है। ये बात सच है। मौखिक मतलब आप मुंह से मत बोलो, लेकिन मतलब आप खुद ही मत लिख के दो, मतलब कुछ भी लिख के मत दो कि मैं ऐसा क्राइम करते समय मैं ऐसा ऐसा था, मैं बताता भी नहीं हूँ, मेरा मुंह भी नहीं चल रहा है, सब बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा आप हमेशा बंद कर लोगे? नहीं, कुछ मामलों आप अंगूठा मंगा सकते हैं, जांच मंगा सकते हैं। लेकिन यार क्या यह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है? आपको नहीं लगता है? मान लो ब्रेन मैपिंग कराई जाती है, झूठ बोलने वाली मशीन पकड़ाई जाती है, आपका ब्रेन मैपिंग कराई जाती है, ब्रेन वॉशिंग कराई जाती है, और आपका झूठ जांचने वाली मशीन से, तो क्या इससे मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता? पक्का होता है। अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इससे मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, पक्का होता है भाई। ऐसे मामलों में मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब किसी का ब्रेन मैपिंग कर रहे तो यह मूल अधिकार का उल्लंघन है। तो आइए आर्टिकल 21 पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 21 भाई आर्बिट्री तो नहीं चलेगा, कानून की मदद से चलेगा। मतलब कानून की मदद से, जैसे कि अभी निर्भया को आप देख ही सकते हैं, फांसी हो गया, लेकिन कार्यपालिका ने कुछ कर पाए क्या? कोई विधायक कुछ कर सकता है क्या? भाई कानून बनाओ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी मामलों में आप नहीं कर सकते, क्योंकि भाई राइट टू लाइफ इंडिया में है यार, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। आप इतना आपको याद रखना पड़ेगा। कानून जब तक नहीं बना है तब तक की तो बात छोड़ो, और मान लो एक आदमी ने कानून बना दिया, अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, अगर वो सकता है कि सही कानून बना है। इंडिया में कानून केवल यह देखा जाता है कि वो सही तरीके से कानून, सही प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बना है कि नहीं बना है। इंडिया में यह नहीं देखा जाता कि भाई कानून सही है कि नहीं है। और यूएसए में याद रखना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं है, विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया है। यूएसए में ये बात देखता है कि कानून सही है कि नहीं है। आप सोच सकते हैं। और इंडिया में क्या देखा जाता है? इंडिया में देखा जाता है कि भाई कानून जो बनाया आदमी ने, वो लोकतंत्र में सही उसके पास पावर थी, वो सही तरीके से कानून बना रहा था। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, यूएसए और इंडिया में यार फंडामेंटल राइट में बहुत डिफरेंस है। यूएसए में जो मैं बता रहा था, यूएसए में नेचुरल राइट है भाई, जान से तो आप ले ही नहीं सकते। और इंडिया में तो भाई ले सकते हैं यार। इंडिया में तो भाई पुलिस बैठने के बाद मार देती है भाई, 100 जूते पड़ा देती है, पता है। ऐसा कभी कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट का वॉलेशन हो रहा है। आप रिकॉर्डिंग कीजिए, आप कुछ मामला कीजिए और आप केस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट नहीं है, बट है। मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा था? आर्टिकल 21 मामले में अपने फैसले को पलट दिया। मतलब पहले मामले में बोला था विधि की प्रक्रिया, चलो ठीक है, मैं ये बता चुका हूँ कि विधि की विधिवत प्रक्रिया मतलब कानून सही है कि नहीं है, ये देखा जाता है। नहीं सॉरी, विधि द्वारा विधिवत प्रक्रिया में, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में यह देखा जाता है कानून सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट क्या किया ना, ये जो पहला वाला मामला था ना, क्या बोलते हैं इसको, गोपालन मामले, और इसको बदल दिया। उसमें बोला था ठीक है चलो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में क्या बोला ना, ये वाले मामले में, मेनका मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलती है कि नहीं भाई, आप नहीं कर सकते यार, किसी का राइट टू लाइफ नहीं ले सकते भाई। सही तरीके से आप कानून बना रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इंडिया में कुछ हद तक विधि का विधिवत प्रक्रिया लागू हो रहा है, आप सोच सकते हैं। बाकी इंडिया में प्राण का अधिकार तो लिया ही नहीं जा सकता है, और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि प्राण के अधिकार शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया, बल्कि इससे मानवीय सम्मान और इन चीज़ों से जोड़कर देखा गया है। मतलब आप प्राण तो नहीं ले सकते भाई, ऐसा बात सच है, लेकिन ले सकते हैं। नहीं लेते तो फिर कैसे निर्भया लोग जो कांड हुआ उनको फांसी की सज़ा मिलती, आप सोच सकते हैं। प्राण तो ले सकते हैं। आपको रियल लाइफ में पता होना चाहिए कैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आश्रय का है, ये सब चीज़ है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी सारी फैक्ट्रियाँ बन रही हैं और आपके पर्यावरण प्रदूषण का अधिकार है और फिर भी वॉयलेशन होता है। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है मैं पीआईएल सुनूंगा, मेरे खिलाफ लाओ, रिट में सुनूंगा। भैया कोई दिक्कत नहीं है, आपका अगर पर्यावरण प्रदूषण होता है तो भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अकेले कारावास नहीं कर सकते किसी आदमी को, पहली बात। दूसरी बात, त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते आप, हथकड़ी नहीं लगा सकते। त्वरित सुनवाई का अधिकार है आपको, मतलब तत्काल आपको सुनवाई मिलेगा, 48 आवर्स के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमानवीय व्यवहार आपसे नहीं किया जा सकता, मतलब आपको ऐसा नहीं कि जेल में ले जा करके पुलिस आपको बहुत ज़्यादा पीट मार रही, भैया आप कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में करो, कुछ रिकॉर्डिंग करो, इनके खिलाफ कंप्लेन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आदमी अगर आपके अधिकार का उल्लंघन करता है, फांसी देने का ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में 30 मिनट 40 मिनट में फांसी देते हैं। ऐसा नहीं कि यार आप अभी मान लीजिए 1 घंटा फांसी पर लटका है, वो आदमी मरा नहीं,
फिर से आधा घंटा भाई कल लगा देना, परसों दिन लगा देना, 3-4 दिन बाद लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, देर से मासी आप नहीं दे सकते भाई, जान से ही मार रहे हो यार। आपातकालीन चिकित्सा है, जैसे एम्बुलेंस वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी राज्य के बाहर न जाने का निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। सुनवाई निष्पक्ष होना चाहिए, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं पैसा वाला आदमी। अब इस आर्टिकल्स को आप सोच सकते हैं कहाँ से लिंक कर रहे हैं, आर्टिकल 14 को। भाई विधि के समक्ष समता है, कानून सभी के लिए समान है, तो वो आर्टिकल से आप लिंक सोच सकते हैं। विद्युत बिजली का भी अधिकार है, शोर मुक्ति का भी अधिकार है, सोने का भी अधिकार है, आप सो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 21 को एक बार शिक्षा का अधिकार दे दिया, मतलब अब शिक्षा एक्चुअली में ये दिक्कत हो गया। दिक्कत इसलिए हो गया क्योंकि शिक्षा का अधिकार कहीं ना कहीं स्टेट के पास अगर पैसा न हो तो क्या करेगा, सोचो। अगर केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकार के पास पैसा न हो, अगर राइट टू एजुकेशन हो और सबको एजुकेशन देनी हो, तो भाई एक दिक्कत खड़ा है। तो आर्टिकल 21 में ऐसा बोला गया है कि 6 से 14 साल, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8 तक फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आपका मूल अधिकार है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप आराम से सुप्रीम कोर्ट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आप कक्षा 1 के पहले यानी आप 5 साल सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है? तो भाई इसकी जिम्मेदारी डीपीएसपी में है। ये बात डीपीएसपी में लागू होती है, मतलब यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। यह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या किसी बॉडी पे छोड़ दिया गया है कि उसको क्या लगता है, यह राज्य पर छोड़ दिया गया है कि कक्षा 5 साल तक आप अपने हिसाब से करिए। मतलब 6 से 14 साल तक तो मैं देखूंगा, लेकिन 5 साल तक तो भाई हम लोग करेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन 6 से 14 साल तक ये अनिवार्य है। और यह अगर पूछे कि राइट टू एजुकेशन कहीं ना कहीं अच्छा है, मानवीय सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार देता है, लोकतंत्र को बढ़ावा देता है। आप पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो जाएंगे। और ऐसा बोलते हैं, इसको तो सेकेंड रिवोल्यूशन भी बोल दिए भाई, द्वितीय क्रांति है भाई, एक क्रांति हो गई है कहीं ना कहीं लोगों के लिए। और 45 में भाग 4 में वही डीपीएसपी में बोला गया है कि मतलब 6 साल के पहले तक क्या होगा वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 21 में 2009 में राइट टू एजुकेशन अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, यूपीएससी ऐसा इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भाई इसमें स्कूल में आपको शिक्षा देने का अधिकार है, बुक मिलता है, किताब मिलता है, पढ़ाने का अधिकार है। भाई कोचिंग का अधिकार नहीं है। अगर यूपीएससी बोले राइट टू एजुकेशन में कोचिंग फ्री पढ़ाने का अधिकार है, बिल्कुल नहीं, कोचिंग फ्री पढ़ाने का अधिकार नहीं, तभी तो इतनी सारी कोचिंग चल रही हैं। तो वो हमारा मूल अधिकार नहीं है, इसीलिए तो लोग पैसा मांग रहे हैं। तो भाई अगर राइट टू एजुकेशन में कोचिंग का अधिकार नहीं, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, ये सब बढ़ावा देता है, आप समझ ही सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। निरोध और गिरफ्तारी का संरक्षण, इसका 2 मतलब है। ओके, इसका मतलब यह है कि एक तो पहली बात की 2 तरह के हिरासत होती हैं, मतलब अगर कोई आदमी जेल जाने से पहले ये संरक्षण है, मतलब अगर कोई आदमी जेल जाता है, ये जेल बनी है, या कोई आदमी उसको जेल जाने से पहले का अधिकार है, मतलब उसको क्यों गिरफ्तार किया गया ये कारण बताओ। कोर्ट जाने से पहले भाई आपको कारण बताना पड़ेगा, गिरफ्तार इसलिए किया गया। तो गिरफ्तार भी 2 तरीके की होती है। एक तो पहला दंड विषयक, दंड विषयक मतलब आपने क्राइम कर दिया, जैसे निर्भया वाले लोग जो क्राइम कर दिए थे। और दूसरा की निवारक, कि जो मान लीजिए कि निवारक किया, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमको लगता है कि ये आदमी दिक्कत है, जैसे जम्मू कश्मीर बहुत सारे नेताओं को बंद कर दिया जाता है कई बार, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये हमारे राष्ट्र के लिए, संप्रभुता के लिए ये सब खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए। और आपको याद रखना आर्टिकल 22 में संसद भी कानून बना सकती है कुछ मामलों में, और कुछ मामलों में राज्य भी कानून बना सकता है। तो मैं यही यूपीएससी क्वेश्चन ने पूछा था कि आर्टिकल 21 में 2 भाग हैं, लेकिन दोनों भाग नागरिकों के लिए नहीं है। कुछ भाग नागरिकों के लिए तो दोनों भाग है, लेकिन कुछ भाग विदेशियों के लिए नहीं है। जैसे पहला वाला जो साधारण कानून, मान लीजिए कि जिसके आधार पर मान लीजिए कि कोई आदमी क्राइम करता है, उस आधार पर। निवारक का मतलब होता है भाई बिना हम बताए उसको जेल में डाल दिए, इसलिए डालते हैं, हमें लगता है ये दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो पहला कि आप क्राइम कर दो, उसमें तो केवल आपको छूट है, विदेशी आदमी इसके खिलाफ रिट नहीं जारी किया जा सकता अगर वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएगा तो। आर्टिकल 22 में क्या लिखा है, पहले वाले भाग में क्राइम करो तो गिरफ्तार करने से पहले सूचना दो, तो इसीलिए पुलिस आपको पहले नोटिस देती है। पहली बात
विधि व्यवसाय से आप अपना वकील रख सकते हैं। अगर कभी यूपीएससी पूछे कि वकील रखने का अधिकार, ये कहाँ वकील रखने की बात कर रहे हैं भाई, पुलिस के पास। पुलिस, जो पुलिस है ना, जहाँ पर गिरफ्तार कर रही है वहाँ पर भी पुलिस होना चाहिए, लेकिन स्टेट के पास उतना पैसा है नहीं। तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39A में ऐसा लिखा गया है कि पुलिस मिलता है कहीं, राज्य फ्री, सरकार फ्री में पुलिस प्रोवाइड, मतलब सॉरी, फ्री में वकील प्रोवाइड करवाती है। लेकिन जहाँ पुलिस जहाँ पर गिरफ्तार करती है, जहाँ पर ले जाती है, उसके पहले पुलिस में यहाँ पर वकील होने का अधिकार है, ऐसा हमारा मूल अधिकार है। लेकिन आजकल कहाँ मिलता है, अब तो कोर्ट में भी नहीं मिल रहा, वो तो बड़ा मुश्किल है। 24 घंटे तक लिखा है, मिलाकर पेश करना चाहिए, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में भाई मान लो 48 घंटे। अगर कोई आदमी को सही तरीके से गिरफ्तार किया गया है, सब चीज़ सही तरीके से, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आदमी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर अगर कोर्ट में उसको 24 घंटे के अंदर पेश करा दिया जाता है और वो भैया गलत नहीं करा है, कानून का उल्लंघन भी नहीं करा है, तो भाई साहब को छोड़ दो ना यार, कौन सी बड़ी गलती कर दी भाई साहब ने। तो ऐसी भी बात हमारे संविधान में बड़ी अच्छी वाली है, बट आप सोच ही सकते हैं। आर्टिकल 22 में दूसरा वाला जो पार्ट है ना, वो व्यक्तियों के लिए भी है, निवारक वाला वो, और दूसरा की वो नागरिकों के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी। तो कभी व्यक्तियों के लिए आया ऑप्शंस में तो सच होगा, लेकिन केवल नागरिकों के लिए आए तो रॉन्ग होगा, याद रखना। क्योंकि नागरिकों के लिए भी है और ये विदेशियों के लिए भी है, ये बात आपको हमेशा याद रखना। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सार्वजनिक हितों के खिलाफ है। और मैं जो आर्टिकल 22 का सेकेंड पार्ट जो मैं बता रहा था, उसके बारे में मैं यह बताना चाह रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि यार यह सुरक्षा ना नागरिकों के लिए भी है और विदेशी व्यक्तियों के लिए भी है। लेकिन ये आदमी क्या हमेशा बिना बताए इसको जेल में डाल दो, पहली बात, और ये पूछे भी नहीं, तो भाई इसका अधिकार तो पहली बात उल्लंघन हो गया। लेकिन क्या हमेशा 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना, जितना साल मर्जी हो तब डालो? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। 3 महीने तक प्रावधान है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। एक बोर्ड बनाना पड़ेगा, संसद को ऐसा अधिकार है कि वो बोर्ड बनाए, कि संसद ऐसा कानून बना सकती है कि भाई किस मामलों में मैं 3 महीने से ज़्यादा रख सकती हूँ, और नहीं कि वो जब गिरफ्तार हुआ तभी कानून बना। नहीं, कानून पहले से बना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रखना। लेकिन होना चाहिए कानून, लेकिन संसद ने ऐसा कानून अभी तक बनाया नहीं है एक्चुअली में। लेकिन ये कि भाई कि कोई आदमी ऐसा, लेकिन एक बोर्ड बनाया जाता है और उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट और कुछ, ये देखिए बोर्ड बनाया जाता है, किसी बोर्ड बनाया जाता है, 3 माह से अधिक तो नहीं रखा जा सकता है, और वो बोर्ड बोलेगा तो भाई रखा जा सकता है। और बोर्ड कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो अब देखिए, किसी वर्ग या वर्ग मामलों में, किसी वर्ग या वर्ग के मामलों में अधिकतम अवधि के लिए बंद करने के अधीन जांच सलाहकार बोर्ड अनुसार भी जांच एक अधीन होगा, और वहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे और कुछ हाई कोर्ट के जज होंगे, और वो फिर देखेंगे कि ये बात सच है कि नहीं है, इसके बाद वो होगा। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा तो रखा नहीं जा सकता किसी आदमी को जेल में बिना बताए। संविधान के मामले में जो हिरासत वाला मैं जो बता रहा था, निवारक वाला नहीं मैं बता रहा हूँ भैया, हिरासत वाला जो मैं बता रहा था कि कोई आदमी ना, जिस आदमी को क्राइम किया और उसको सज़ा, मतलब मान लो कि हिरासत किया गया है निवारक मामलों में, और एक दूसरा वाला कि जो दंडनीय मामलों में, तो निवारक मामलों में जो मैं बता रहा था, संसद के पास भी कानून है ऐसा बनाने का, और ऐसा विधानमंडल के पास कानून है। तो आर्टिकल 22 में कुछ मामलों में राज्य सरकार कानून बना सकती है, कुछ मामलों में संसद कानून बना सकती है। और केंद्र सरकार कैसे मामलों में या संसद कैसे मामलों में कानून बनाएगी? तो देश की रक्षा, विदेश मामलों, बड़े बड़े भारत की सुरक्षा के लिए स्टेट भी कानून बना सकती है। अब ऐसा आप मत सोचिएगा संसद कानून बनाएगी तो पूरे इंडिया के लिए एक समान होगा, लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि ये आंध्र प्रदेश है और इसने कुछ कानून बनाया, और भाई साहब ने यहाँ तेलंगाना बगल में इसने कुछ कानून बनाया, और भाई साहब गुजरात ने कुछ कानून बनाया। तो भाई कानून तो ये अपना अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन जब ये कानून बनाएंगे ना, तो ऐसा ये कानून नहीं बना सकते कि जो केंद्र सरकार के पर प्रभावी हो। संसद का कानून हमेशा ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब उसमें जो लिखा गया वही चलेगा, पहली बात, चाहे वो राज्य सूची पर ही कानून क्यों ना राज्य सरकार ने। लेकिन हर एक राज्य का अपना अलग अलग कानून हो सकता है। यहाँ पर 10 साल, यहाँ पर 20 साल, यहाँ पर 15 साल का सज़ा भी हो सकता है। आप इतना याद रखिए, स्टेट को इसीलिए कानून नहीं दिया जाता ज़्यादा मामलों में, क्योंकि स्टेट का कानून अपना हो सकता है, अपने हिसाब से हो सकता है, और वो ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है, आप समझ ही सकते हैं।
और क्या कानून है, पोटा ओटा है। विश्व का कोई ऐसा लोकतंत्र, इतना पावर नहीं भाई, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में इतना पावर है, मतलब आम आदमी में इतना पावर है कि उसको 3 महीने से ज़्यादा टाइम तक जेल नहीं रखा जा सकता। उसको क्यों जेल में डाला गया बता दो भाई। दुनिया के संविधान में काफ़ी गजब की बात है। हमारे संविधान सभा जो बना रहे थे, संविधान बना रहे थे, डॉक्टर भीमराव, कितना इंटेलिजेंट थे वो यार, कितना इंटेलिजेंट थे। आप सोच सकते हैं कितना इंटेलिजेंट रहा होगा वो बंदा। मतलब ऐसी बात भी वो सोच रहा था कि भाई सजा कोई को बिना बताए भी ले जा सकते हैं। ओके, तो आपको समझना यह है दोस्तों कि आर्टिकल 20 आर्बिट्री है, मतलब आर्टिकल जो 21 है ना, मतलब जो कानून बताता है कानून बना के कुछ करो, ऐसा 20 और ऐसा 22 दोनों का एक साथ लेना देना है। इन दोनों का आपस में लेना देना है। मतलब कानून की मदद से आप कर सकते हो, एक प्रक्रिया का फॉलो करने के बाद कर सकते हो। आपको जो लगता है वो आप नहीं कर सकते, पहली बात। और ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आइए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या लिखा है। यहाँ पे आर्टिकल 23 देख लेते हैं आज। आर्टिकल 23 में ये लिखा है कि एक्चुअली में ये आर्टिकल 23 जो है ना और आर्टिकल जो 17 है, कुछ सिमिलरिटी है। मैं बताऊँ क्या सिमिलरिटी है। पहला, आर्टिकल 23 जब तक लागू नहीं होगा जब तक कोई कानून न बनाए। आर्टिकल 17 जब तक लागू नहीं होगा जब तक कि कोई राज्य कानून न बनाए। बस, तो आपको समझ में आ गया कि ये सिमिलरिटी है। और आर्टिकल 17 में लिखा है दुर्व्यापार, ऐसा नहीं, मानव दुर्व्यापार, बलात्श्रम। बलात्श्रम मतलब कि यार कम मजदूरी देना। फॉर एग्जांपल कोई आदमी, एक आदमी है और वो कम मजदूरी देता है, मतलब 200 रुपये मजदूरी है लेकिन वो 150 रुपये मजदूरी देता है। या तो उस आदमी को बंधुआ काम करवाता है, मतलब कोई मजदूरी नहीं देता, सुबह शाम काम ही काम करवाता है बस। तो भाई ऐसा कर नहीं सकते, तो क्या है। और यह अधिकार पहली बात नागरिकों के लिए भी और गैर भाई ऐसा विदेशी आदमी है, सोचो उससे आप बंधुआ बना लो, फिर तो हमेशा के लिए वो आपका ही मजदूर रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। मानव दुर्व्यापार शब्द में शामिल है पुरुष महिला कोई भी चीज़, खरीद बिक्री, महिलाओं बच्चों का व्यापार, जो वेश्यावृत्ति होती है, देवदासी है। अब देवदासी सोच सकते हैं महिलाओं को जो मंदिर में रखा जाता है। जो दास है, मतलब कि आप, वो अरस्तु ने जो बोला था कि दास होना चाहिए, हमेशा मालिक का दास होना चाहिए, तो ऐसा भी नहीं लागू होगा। बेगार का मतलब होता है बिना पैसा दिए काम करवाना, तो आप सोच ही सकते हैं। तो भाई क्या यह सभी मामलों में सत्य है कि आप मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम नहीं करवा सकते? नहीं भैया, ये बात सभी मामलों में सत्य नहीं है। मतलब अगर केंद्र सरकार को लगता है कि भाई अभी मिलिट्री कमी हो रही है और मेरा कल के दिन पाकिस्तान से युद्ध हो गया, सोच लो, तो भाई राज्य सरकार ऐसा बोल सकती है कि ये पर्सन्स तुम आ जाओ, बी पर्सन्स तुम आ जाओ, सी तुम आ जाओ। लेकिन राज्य सरकार कभी नहीं ऐसा बोलेगी कि भाई तुम हिंदू तुम ही आओ, तुम मुस्लिम तुम ही आओ, सी पर्सन्स तुम सिख तुम ही आओ, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो आप समझ सकते हैं आर्टिकल 23 का कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 से लेना देना है कि नहीं है। क्योंकि मैं बोला था जाति धर्म लिंग जन्म वंश, और ये हमेशा चाहे 23 हो चाहे 24 हो चाहे 25 हो, भाई लागू तो हमेशा होता है। तो यह बात हमेशा याद रखना कि राज्य कुछ मामलों में सेवा करवा सकता है, अनिवार्य सेवा कर सकता है। और ऐसा यूपीएससी ने एक बार पूछा था, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अगर राज्य सेवा करवाता है तो क्या वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए यार ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन यहाँ पर कुछ विशेष लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ पे सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। भाई डिस्क्रिमिनेशन तो आप कर ही नहीं सकते, पहली बात। तो ये बात आपको दोस्तों याद रखनी पड़ेगी जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ नीचे लिखा है, आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़िए, और आप लक्ष्मीकांत को अपने हिसाब से मत पढ़िए। लक्ष्मीकांत में ऐसी चीज़ों पढ़िए जो यूपीएससी में पूछी जाती हैं। जैसे मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा था, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा था। तो कहीं ना कहीं आपको यह बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या राज्य कभी भी सेवा नहीं करवा सकता, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। क्या राज्य सेवा करवा सकता है? तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 17 का क्या लेना देना है 23 से, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए हमारे वीडियो को, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और हमें रिकमेंड करें कि हम और कैसा रिफॉर्म ला सकते हैं और हम और कैसे और अच्छा पढ़ा सकते हैं।
थैंक यू सो मच। लेकिन आप लक्ष्मीकांत जरूर लीजिए और उसमें ही खोल के पढ़िए, और समझ में नहीं आया तो सिर्फ वीडियो देखिए, एक बार ना समझ में आया दोबारा देखिए, रियल लाइफ में रिलेट कीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप भाई आप खुद ही PIL करिए और कुछ करिए, ठीक है। थैंक यू।